हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी कि मैं क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने वाला हूँ, कौन से मॉक्स लगाने वाला हूँ और जो भी चीज़ें मेन से रिलेटेड है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज देखने को मिल जाएंगी कि मैं क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करने वाला हूँ अपनी मेंस के लिए, जिसमें मैं सोर्सेज भी डिस्कस करूंगा कि पर्टिकुलरली मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए, इंग्लिश के लिए मैं कौन कौन से सोर्सेज को रेफर कर रहा हूँ। और सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि हमें कितना प्रिपेयर करना चाहिए मेंस के लिए। तो वो भी डिस्कस करेंगे कि हमें मेंस के लिए कितना कुछ पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, आप कितना भी पढ़ो वो कम है। लेकिन फिर भी एक बेयर मिनिमम जो कि इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड के हमें कौन कौन से मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए, तो मैंने जो फाइनलाइज किया अपने लिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि मॉक एनालिसिस कैसे करनी है और उन रॉन्ग क्वेश्चंस के नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी सिस्टमैटिकली नोट्स नहीं बनाओगे तो आगे जाके आपका जो नोटबुक है वो बहुत वास्ट हो जाएगा और बहुत बर्डन लगेगा आपको उसे रिवाइज करने में। तो नोट्स कैसे बनाने हैं सिस्टमैटिकली ताकि अच्छे से रिवाइज कर पाओ उसे आप, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको मेंस में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो अक्सर बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है, आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ्स से। जो मैं फॉलो करने वाला हूँ मैथ्स के लिए वो ये है, सबसे पहले मेरे जो वीक चैप्टर्स हैं मैं उनको ओवरकम करूंगा। मेरे कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि रेस हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये सब मेरे वीक चैप्टर्स हैं। अगर क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स आते हैं तो मैं ऐसे फंस जाता हूँ, तो मैं इन वीक चैप्टर्स को पहले कवर करूंगा। एंड सेकंड, जो भी न्यू चैप्टर्स हैं जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, तो ये सारे चैप्टर को भी आपको स्टार्टिंग में ही कवर कर लेनी है। और दूसरी चीज जो मैंने मैथ्स में स्टार्ट भी कर दी है वो ये है कि 2021 तक के मेंस में 100 क्वेश्चंस के मेंस पेपर होती थी। तो आपको 2017 से लेकर 2021 तक के टेक्स्ट बुक पे या फिर कहीं पे भी आपको 100 क्वेश्चंस का मैथ का पीवाईक्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं डेली 100 क्वेश्चन का एक सेट लगा रहा हूँ और ऑलमोस्ट जो कि मेंस 2-3 शिफ्ट में होता है तो आपको ऑलमोस्ट 19 सेट्स मिल जाएंगे। आई वुड एडवाइस कि आप एटलीस्ट 15 सेट्स तो लगा लेना, ठीक है। मैं भी यही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट 15 सेट्स लगा लूँ और मुझे इसे लगाने में ऑलमोस्ट 3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको भी समय लगेगा बट इनको अगर आप कर लोगे तो आपका काफी अच्छा पकड़ बन जाएगा मैथ्स में। अभी मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा कि मैथ्स में आप कोई भी एक पीआईक्यू बुक मत उठाना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पीआईक्यू बुक्स में ज्यादातर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपसे बनाओगे तो काफी इजीली आपसे वो बन जाएंगे, आपका समय भी काफी अच्छा उसमें चला जाएगा, लेकिन आप अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये है कि जो मैथ्स के पीवाईपी हैं मेंस के, वो सारे सेट्स आप लगाओ 100 क्वेश्चंस के। ये टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है या फिर अगर आपके पास कोई अदर प्लेटफॉर्म है टेस्ट देने का तो वहां पे भी ये अवेलेबल होगा। थर्ड चीज जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि जितने भी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं जैसे कि आईबी हो गया, सीजीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो इन सारे एग्जाम्स में जो बेस्ट क्वेश्चन हैं मैं उनको लगाने वाला हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे ये करेंगे कि वो सीजीएल प्रीलिम्स हुआ है उसके सारे क्वेश्चन लगाने बैठ जाएंगे, लेकिन याद रखना कि वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, उसकी लेवल थोड़ी नीचे होगी। और हालांकि इस बार के प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग काफी आसान आई है, तो आप अपना सारा समय अगर उसमें दे दोगे तो आप अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो बेटर है कि जो उनमें से अच्छे क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम्स के आप उनको लगाओ पहले, और इसके बाद आपको करनी है रॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आपने जितने भी प्रीलिम्स के मॉक्स दिए हैं या फिर मेंस के देने वाले हो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं आपको उनको भी प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपका ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया एंड देन आपको फिर इसमें आना है, और इतना अगर आप कर लेते हो तो आपके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट आपके सारे वीकनेस कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको डर लगता है मैथ्स में आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप ये फॉलो करके देखना, डेफिनेटली आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद भी अगर आपका समय बच जाता है तो फिर आप किसी भी मेंस की सीट्स को उठाना एंड देन फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पहले आप ये सारी चीजें कर लेना एंड उसके बाद अगर टाइम परमिट करती है तो फिर आप मेंस की सीट में जाना। मैं मेंस की बैच लेने के लिए एडवाइस नहीं करूंगा आपको। द रीजन इज कि बहुत कम समय बचता है मेंस में। अगर आप 2 लेक्चर पर डे भी देखते हो तो ऑलमोस्ट उसमें आपको 4 घंटे लगेंगे, और उतना अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू लेक्चर्स। हालांकि ये आप कर सकते हो, जैसे आपका कोई वीक चैप्टर है, सपोज रेस का वीक चैप्टर हो गया आपका, सपोज किसी को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आती है तो आप उसके कोर कंसेप्ट्स की वीडियो देख सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर पूरा मेंस का बैच देखना ये एडवाइजेबल नहीं है मेंस के लिए। तो मैथ्स में बस इतना ही करने वाला हूं मैं, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर आपको उसमें कुछ सजेशंस देने हैं तो वो भी आप दे सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये बच्चे दिन बहुत क्रूशियल है। तो आप भी थोड़ा बहुत स्मार्ट स्टडी करो और इस प्रिपरेशन को बेहतर बनाओ। डाउट सॉल्व करने के लिए, क्विज़ के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप एआई का यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है एआई टूल यूज करना
तो मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बता रहा हूँ जो आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। आप एसएससी प्रैक्टिस बोर्ड का यूज कर सकते हो, जो कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। ये एक फ्री प्रैक्टिस बोर्ड है। अगर आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आपको बस उस क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप करना है या फिर उसकी फोटो अपलोड करनी है और विद इन 10 सेकंड्स आपको उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सॉल्यूशन भी ऐसा मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि आपका कोई बड़ा भाई या फिर कोई टीचर समझा रहा हो। इसको यूज करने से आपका काफी समय बच जाएगा। तो एक बार आप इसे यूज करके देखना। इसके लिंक मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एज वेल एज टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हो। सेकंड बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का लेवल काफी अच्छा आ रहा है और हम सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेंस में इसका लेवल और भी अच्छा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको चीजें करनी है वो है कि आपको न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इंग्लिश में ही नहीं बल्कि आपको कॉम्प्रिहेंड करने में काफी हेल्प करेगा, चाहे वो इंग्लिश के क्वेश्चन हो, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चन ही हो। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो आपको ओवरऑल चारों सेक्शंस में आसानी होगी। दूसरा, जो भी आपके वीक एरियाज हैं, ठीक है, सपोज किसी का अगर ग्रामर वीक है, किसी का अगर वोकैबुलरी वीक है, किसी का अगर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वीक है, तो आपको स्पेसिफिकली उस पर फोकस करना पड़ेगा। सपोज मैंने आज तक कोई भी ग्रामर का क्लास नहीं किया है, ठीक है, मैंने बस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ही किए थे, बट स्टिल मुझे दिक्कत आती है ग्रामर में। कभी कभार तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार 3-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ग्रामर एटलीस्ट अच्छी लेवल पे हो जाए। तो उसके लिए मैं जो अमन सर की यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ऑलमोस्ट उसमें 48 वीडियोज हैं, लेकिन उतनी मुझे नीड नहीं है। जो मेरे वीक चैप्टर्स है मैं बस उन्हीं की वीडियोस देख के उसे कवर करूंगा। तो अगर आपका भी ग्रामर वीक है तो आप अमन सर की प्लेलिस्ट देख सकते हो, काफ़ी यूजफुल है, आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा उससे, ठीक है। लेकिन ये एडवाइजेबल है कि अगर आपके कोई वीक चैप्टर है तो आप उसी की देखना, ऐसा नहीं कि आप सारे वीडियोस लगातार देख रहे हो। दूसरा, मैं वोकैबुलरी में क्या कर रहा हूँ कि मैं ब्लैक बुक रेफर कर रहा हूँ और मैंने प्रीलिम्स के लिए ब्लैक बुक ही रेफर किया था। उसके बाद जो रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं, जैसे अभी सीजीएल प्रीलिम्स हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, स्टेनो का एग्जाम हुआ था, उन सभी की जो वोकैबुलरी आई हुई है मैं उसको पूरा कवर करने वाला हूँ कि ये सेम चीज आगे भी रिपीट होगी, ठीक है। इनफैक्ट सीजीएल प्रीलिम्स में तो एक ही क्वेश्चन शिफ्ट बाय शिफ्ट भी रिपीट कर रही थी, ठीक है। तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड दूसरी चीज, जो अदर एग्जाम्स हैं जैसे सीडीएस का एग्जाम हो गया, ठीक है, एफकैट का एग्जाम हो गया, तो उन सब के भी आप वोकैबुलरी देख सकते हो अगर टाइम परमिट करती है तो, ठीक है। वोकैबुलरी में तो इतना ही करना है, ठीक है। ग्रामर का मैंने आपको बता दिया। एंड देन आता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन में दो ही चीज बचती है, रीडिंग और प्रैक्टिस। जितना आप रीड करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी ये चीज इंप्रूव होगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मैं बता दूं कि आप ये कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये खुद ब खुद आपको सुधारना पड़ेगा और ये रीडिंग से, प्रैक्टिस से ही सुधरेगा। तो अगर आपका ये वीक पोर्शन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एंड विथ टाइम आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको हो सकता है कि 10 दिन में इंप्रूवमेंट देखने को ना मिले, बट अगर आप रेगुलरली इस चीज़ को 1 महीने तक करते हो तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी इंग्लिश की मेंस की बैच मत लेना आप, क्योंकि आप सारे वीडियोस नहीं देख सकते और उतना टाइम भी नहीं है। अभी जो मेंस का टाइम है ये बस खुद की वीक एरियाज का एनालिसिस का है, उसे इंप्रूव करने का टाइम है, ठीक है। और हम सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि भाई हम प्रैक्टिस कहाँ से करें इंग्लिश की, ठीक है। तो कोई पीआईक्यू बुक रेफर करेगा, कोई किसी टीचर का मटेरियल रेफर करेगा, बट मेरी एडवाइस रहेगी कि सबसे पहले आपको जो भी सीजल का प्रीलिम्स हुआ है, स्टेनो का हुआ है, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट का हुआ है, उसके जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन हैं सबसे पहले आप उसे करो, ठीक है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा आउटपुट देगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगर आपका ये हो जाता है एंड देन फिर आपको जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन आपने किए हैं मेंस के मॉक में, प्रीलिम्स के मॉक में, उसे करना है। एंड उसके बाद फिर अगर टाइम परमिट करता है तो फिर आप किसी टीचर का मटेरियल रेफर कर सकते हो या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 24-23 के, आप उसको देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको ये करनी पड़ेगी, उसके बाद आप स्विच करना उस पर। और एक बात कि मेंस में ना आपको इंग्लिश में अच्छा खासा टाइम मिलता है, तो इंग्लिश के आपको सेक्शनल मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं देने, ठीक है। इंग्लिश के सेक्शनल मार्क्स आपको अपनी वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए देना है, स्पीड के लिए नहीं देना है, ठीक है। हम ज़्यादातर मार्क्स उन चीज़ों को देते हैं जिसमें स्पीड की जरूरत होती है, ठीक है। तो मैथ्स में, रीजनिंग में आपका सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंग्लिश और जीके में आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे टाइम का कोई इशू नहीं है, आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा। बस आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक्स आनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ज़्यादा समय आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने में दो और सेक्शनल टेस्ट आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार दे सकते हो। थर्ड बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग ऐसा कोई बर्डन नहीं है मेंस में, हम सभी ने जितनी रीजनिंग पढ़ रखी है, जितनी प्रैक्टिस कर रखी है, वो इनफ है, बस उसे थोड़ी पॉलिश करने की जरूरत होती है। तो मेंस में सबसे पहले जो न्यू चैप्टर्स हैं रीजनिंग के, उसे एज सुन एज पॉसिबल आप कंप्लीट करो, ठीक है। कौन कौन से नए चैप्टर्स हैं हर एक टॉपिक्स के, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीके में, वो सभी मैंने डिस्कस कर दिया था पहले ही वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप देख सकते हो। बाकी रीजनिंग में मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि क्रिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है, एनालिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है, डिसीजन मेकिंग, डेटा सफिशिएंसी, सिटिंग अरेंजमेंट,
इनइक्वालिटीज, ये सारे चैप्टर्स नए ऐड होते हैं और इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के भी सारे चैप्टर्स होते हैं। तो आपको जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कर लेना है किसी भी लेक्चर से, किसी भी वीडियो से, एंड देन फिर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस भी करनी पड़ी, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स में काफी कंफ्यूजन होता है और प्रैक्टिस से ही आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। एंड देन फिर आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स से प्रैक्टिस करनी है। आपके जो भी वीक चैप्टर्स होते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लाइक ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर, तो ये सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टर्स के आपको बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। थर्ड, जो भी एसएससी का एग्जाम हुआ है रिसेंट में, हालांकि रीजनिंग तो सीजीएल में काफी आसान आई है, तो अगर आप पूरा रीजनिंग लगाने बैठ जाओगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, उसे आप मत करना। बेटर क्या है, आप जो बेस्ट क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम्स के, सीजीएल प्रीलिम्स का, सिलेक्शन पोस्ट का, स्टेनो का, ठीक है, आप उसके बेस्ट क्वेश्चंस कर लो, वो काफी है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल मॉक्स दो रीजनिंग में, क्योंकि आपको रीजनिंग में स्पीड की जरूरत पड़ती है और वो आपका सेक्शनल मॉक्स के थ्रू ही सुधरेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप सेक्शनल टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट दो रीजनिंग में, ठीक है, और अपने वीक एरियाज को कवर करते जाओ। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज की। जो जनरल स्टडीज में आपको एक सोर्स पकड़ना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आपके पास कोई भी बुक है, सपोज आपका लूसेंट है, फैटमैन है, कुछ भी बुक आप रेफर कर रहे हो पहले से, उसी बुक को आप रेफर करो, उसी बुक का आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। जैसे मैंने परमार सर के नोट्स से पढ़ा है, ठीक है, और नोट्स में और फैटमैन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तो मैं इस बुक को ही रेफर करने वाला हूँ। और आपको पता है कि कुछ भी इनफ नहीं होता जीके में, तो मैं अपनी तरफ से उसमें कुछ वैल्यू ऐड करूंगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो गया, कोई नोट्स हो गया, कोई अच्छे टॉपिक्स के क्वेश्चन हो गए, तो मैं उसमें इंक्लूड करता जाऊंगा ताकि मैं जीएस में ऑलमोस्ट एवरेज मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ, ठीक है। इसके लिए अभी जो एसएससी का एग्जाम्स हुए हैं, सीजीएल के, सिलेक्शन पोस्ट के, स्टेनो के, ठीक है, उसके पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से रिपीट करने वाले हैं मेंस में भी, ठीक है। अगर क्वेश्चन हूबहू रिपीट ना करे, एटलीस्ट जो आपके कोर टॉपिक्स हैं वो तो डेफिनेटली रिपीट करने वाले हैं। तो जीके में अपना एक सोर्स पकड़ो, उसका कंप्लीट रिवीजन करो, एंड साथ साथ जो रिसेंट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज हैं उसको कंप्लीट करना शुरू कर दो। इसका भी आपको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थर्ड, जो निटो सीरीज के लेक्चर्स हैं जो परमार सर ने भी स्टार्ट भी कर दिया है, वो आई वुड सजेस्ट कि आप रेफर करना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में वो अप्लाई होते हैं और आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। फोर्थ, बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के मैं रेफर कर रहा हूँ परचम क्लासेस, ठीक है, एंड इसके साथ साथ जो आरबी की क्लासेस होती है, जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोज होती हैं, मैं उसे रेफर करने वाला हूँ, ठीक है। आप वीकली भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, करंट अफेयर्स की इसका आउटपुट भी कम आता है, तो मैं मंथली वीडियो से रेफर करूंगा, और ये मैं पिछले 1 साल का करूंगा। बाकी जीके में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो रिवीजन करना ही आपको जीके में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो जीएस में हम मैथ रीजनिंग की तरह श्योर नहीं हो सकते कि हमें इतने मार्क्स ही मिलेंगे, तो ये ट्राई करना कि आपका बाकी तीनों जो सब्जेक्ट्स है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, वो आपका काफ़ी अच्छा हो, तभी आपको जीएस भी हेल्प करेगी एक अच्छा स्कोर लाने में, ठीक है। अगर आपका वो तीनों सब्जेक्ट्स ही वीक है तो फिर आप जीएस में कितना भी अच्छा हो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो पहले उन तीनों पे ध्यान दे देना है, उन तीनों को बहुत अच्छा कर लेना है, एंड देन फिर आपको जीएस में और एडवांटेज मिलेगा। लास्ट बात करते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो परमार सर का पीसी बैच है, जिसमें अमन सर कंप्यूटर पढ़ाते हैं, वो आप रेफर कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये बैच आई थिंक 149 टू 199 रुपीज़ का है। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है कि आरबी के चैनल पे आपको फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे, इसमें कंप्यूटर का पूरा कोर्स अपलोडेड है, ठीक। उसके लेक्चर्स भी अभी 3.0 के डलने शुरू हो चुके हैं, तो आप वो रेफर कर सकते हो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ये बैच, तो आप ये बैच भी रेफर कर सकते हो। इसमें भी सर ने काफ़ी होलिस्टिकली कवर किया पूरे सिलेबस का, और अगर आप ये कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको कंप्यूटर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हालांकि ये भी सही है, आप ये भी रेफर कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बच्चे इससे भी पढ़ के सिलेक्शन ले चुके हैं। आपको कंप्यूटर में कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिजिटल नोट्स अवेलेबल होते हैं। हमें बस क्वालिफाई करना है कंप्यूटर को, तो हमें इतना ध्यान भी नहीं देना है, पर आपको ज़्यादातर समय अपने मेरिट वाले सेक्शंस पे देना है। थर्ड, मैं आपसे ये एडवाइस करूँगा कि प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के आप कंप्यूटर में। जितने भी मॉक देते हो आप, उसमें अगर कंप्यूटर सेक्शन अवेलेबल होता है तो आप उसको भी अटेम्प्ट करो। काफ़ी बच्चे उसे इग्नोर कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। कंप्यूटर हो सकता है कि अनप्रेडिक्टेबल आ जाए एग्जाम में, तो आपको अभी से अटेम्प्ट करने की जो स्किल है उससे हैबिचुएट करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास मॉक्स अवेलेबल है कंप्यूटर के, तो आप उसको भी अटेम्प्ट करो। अब बात करते हैं कि मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के मॉक लगाने हैं, कितने लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन से मॉक्स अटेम्प्ट करें, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म का मॉक ट्राई कर लिया है। मुझे ये लगता है कि मेरे लिए पर्सनली ऑलिव बोर्ड सबसे सुटेबल है। आपको अगर कोई और प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है तो आप उसके भी टेस्ट लगा सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी प्लेटफॉर्म का आप मॉक लगाओ, तो फिर आपको उसके सारे मॉक्स को अटेम्प्ट करना है। द रीज़न इज़ कि एक ही मॉक में सारे कंसेप्ट नहीं डाले जा सकते। तो जो मॉक क्रिएट करता है वो अपनी सारी मॉक्स को मिला के सारे कंसेप्ट डालने की कोशिश करता है उसमें। तो अगर आप 10 मॉक्स लगा लेते हो, बाकी छोड़ देते हो, तो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। बेटर आपके लिए ये होगा कि आप एक मॉक एक कंप्लीट टेस्ट लगाओ,
एंड देन फिर जितने लाइव मॉक्स होते हैं अदर प्लेटफॉर्म्स के उसको लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट आपके सभी वीक एरिया, सभी कोर कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप मॉक्स के लिए। जैसे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऑलिव बोर्ड के सारे मॉक्स लगाऊंगा, प्लस जितने भी लाइव मॉक्स होंगे अदर प्लेटफॉर्म्स के, आरबी के, द पंडिट्स के, तो मैं उसे भी लगाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन आता है कि कितना मॉक्स हमें लगाना चाहिए। तो अभी स्टार्टिंग में देखो आपको बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं लगाने हैं। द रीज़न इज़ कि अभी जो टाइम है आपको अपने वीक एरियाज को कवर करना है, जो भी आप कंसेप्ट मिस कर रहे हो उसे कवर करने पर ध्यान दो। ठीक है, अभी अगर आप डेली फुल मार्क्स लगाते हो तो आपका काफ़ी समय उसमें जाएगा, तो बेटर ये है कि आप वीक में 3 से 4 फुल मार्क्स लगाओ एंड बाकी का जो समय बचता है उसको आप एनालिसिस करने में लगाओ या फिर अपने वीक एरियाज को कवर करने में लगाओ। ठीक है, क्योंकि अभी आपका इंप्रूवमेंट का टाइम है। अभी अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो आगे जाके आपके पास इंप्रूव करने का काफ़ी लेस टाइम बचेगा एंड उस वक्त आप काफ़ी पैनिक करोगे। थर्ड क्वेश्चन आता है कि हाउ टू एनालाइज मॉक्स एंड नोट डाउन रॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, हालांकि ये जो टॉपिक है मॉक एनालिसिस का, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है और अभी इस वीडियो में इसे पूरा कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसे आप देख लेना। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको नोट डाउन कैसे करना है रॉन्ग क्वेश्चंस का। तो मैंने क्या पर्सनली किया हुआ है कि मैंने एक फाइल रखा हुआ है एंड उसमें मैं लूज सीट्स रखता हूँ। तो इससे होता क्या है कि मेरे पास सेग्रीगेटेड नोट्स हो जाते हैं हर एक चैप्टर्स के, हर एक टॉपिक्स के एंड हर एक सब्जेक्ट्स के। अब ये होता कैसे है, सपोज मान लो कि मैंने कोई मॉक दिया, तो मेरा कोई क्वेश्चन ज्योमेट्री का रॉन्ग हुआ, मेरा कोई क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का रॉन्ग हुआ, तो मैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन उसी प्रोबेबिलिटी वाले सीट्स में लिखूंगा। मेरा जो ज्योमेट्री का रॉन्ग क्वेश्चन है मैं उसे ज्योमेट्री वाली सीट्स में ही लिखूंगा। ठीक है, इस तरह इंग्लिश में भी जो वन वर्ड है मैं उसे वन वर्ड वाली सीट में लिखूंगा, जो साइनो इंटू रॉन्ग हुआ है मैं उसे साइनो इंटू वाली सीट में लिखूंगा। ठीक है, तो रिवीजन करते वक्त तो मेरे पास सेग्रीगेटेड नोट्स होगा वन वर्ड का, साइनो इंटू का, ठीक है, इडियम फ्रेजेस का। सेम मैथ्स में भी मेरे पास चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड नोट्स हो जाएगा रॉन्ग क्वेश्चन का, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा इसे मैनेज करने में आपको थोड़ा इरिटेशन होगा कि यार इतने सारे पेजेस हैं, लेकिन बिलीव मी जब आपका एग्जाम नज़दीक होगा तो फिर आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा और आपका काफ़ी समय सेव होगा। एंड मॉक्स में आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप मेंस के पैटर्न को देखो तो आपको सेक्शन 1 सेक्शन 2 का डिफरेंट टाइम मिलता है। ठीक है, सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटा मिलता है, वही सेक्शन 2 के लिए भी आपको 1 घंटा मिलता है। लेकिन सेक्शन 2 के लिए जो टाइम दिया हुआ है जिसमें इंग्लिश और जीके पूछा जाता है, उसके लिए आई थिंक सफिशिएंट टाइम होता है। उसके लिए आपको स्पीड की जरूरत नहीं होती है, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तो आप वो सेक्शन में काफ़ी अच्छा कर लोगे। लेकिन वही अगर सेक्शन 1 की बात करें मैथ्स और रीजनिंग में, तो आपको वहाँ पे स्पीड की भी इशू आती है। तो बेटर क्या है कि आप सेक्शनल मार्क्स देना स्टार्ट कर दो सेक्शन 1 के। आप सेक्शनल टेस्ट देना बंद नहीं कर सकते मैथ रीजनिंग में, क्योंकि आपको स्पीड की काफ़ी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। एंड अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो तो आपके पास काफ़ी समय है, आप अच्छे खासे स्पीड मेंटेन कर लोगे एग्जाम में। ठीक है, अब ये डाउट आता है सबके मन में कि मैथ्स और रीजनिंग में सेक्शनल टेस्ट लगाए कहाँ से। तो जितने भी आपको सबसे पहले सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं टेक्स्ट बुक पे, ऑलिव बोर्ड पे या फिर कोई भी फ्री प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप सेक्शनल टेस्ट लगा लो पहले। एंड देन अगर आपके पास 2 प्लेटफॉर्म का एसेस है, सपोज टेक्स्ट बुक है, ऑलिव बोर्ड है, तो आप ऑलिव बोर्ड के सारे फुल मार्क लगा रहे हो, देन आपके पास टेक्स्ट बुक का सारे फुल मार्क्स अवेलेबल हैं, उसको आप अटेंड करो, उसका बाद सेक्शन 1 आप सॉल्व करो एंड देन उसे सबमिट कर दो, तो आपका सेक्शनल टेस्ट ही हुआ वो। तो इस तरह से आपको फुल मार्क्स को सेक्शनल टेस्ट की तरह देना है, तो आपका सेक्शनल टेस्ट भी चलता रहेगा एंड उसके साथ साथ जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उसके आप फुल मार्क भी लगा रहे हो। तो सेक्शनल टेस्ट आपको इसी तरह फुल मार्क्स से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट काफ़ी कम अवेलेबल है। तो सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शनल टेस्ट मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी अगर आपको मॉक्स के रिलेटेड कुछ भी और डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। अब आपके मन में ये डाउट आता होगा कि इतना सब कुछ है कवर करने को, तो हम कैसे कवर करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे अपने शेड्यूल बनाएं। तो मैं एक प्रॉपर शेड्यूल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको चीज़ों को कवर करनी है, कौन सा पहले करना है, करंट अफेयर्स कब करना है, क्योंकि आप एक साथ सारी चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश है उसमें PIQs प्रैक्टिस करनी है, साइनो इंटो भी है, वोकैबुलरी भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, सेक्शनल टेस्ट भी लगाने हैं, तो आप एक ही दिन में तो सारा कुछ नहीं कर सकते। तो एक प्रॉपर प्लान क्या होना चाहिए वो डे वाइज मंथ वाइज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसके साथ ही। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा मेंस की स्ट्रैटेजी का। तो मॉक्स हमारा खत्म हो चुका, अब बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने मिस्टेक किया था पिछली बार, आप सब में से भी बहुत लोगों की यही क्वेरी है कि हमारा मैथ सेक्शन बहुत वीक है, मैथ सेक्शन हमारा इंप्रूव नहीं हो रहा है। लेकिन आपको इसको ओवर एम्फोसाइज नहीं करना है। ठीक है, आपको हर एक सेक्शंस को उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार ही टाइम देना है। ठीक है, सपोज अगर आपने मैथ्स में ही 5-6 घंटे दे दिए अपने, जो मैंने पिछले मेन से मिस्टेक करी थी, आपका बाकी सब्जेक्ट रिवाइज ही नहीं होगा, आपका जीके रिवाइज नहीं होगा, आपका इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर पाओगे आप, एंड ये आपको मेंस में काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। तो मैथ्स में बस 30 क्वेश्चन ही आने हैं। ठीक है, तो आप उसके वजह से ओवर बर्डन मत करो अपने आप को। जितना टाइम आप दे रहे हो उसे इंप्रूव करने में, उसे थोड़ा और अच्छे से दो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो एंड उसे कवर करने की कोशिश करो।
लेकिन आपको हर एक सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेंस में हर एक सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है एंड उसके लिए आपको अभी से सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? सेकंड बात करते हैं कि आपको बार-बार मॉक्स नहीं लगाने हैं बिना उसे एनालाइज़ किए हुए। ठीक है? मैंने पिछली बार ये मिस्टेक करी थी कि मैं डेली एक मॉक लगाता था एंड उसका एनालिसिस करता ही नहीं था। तो मेरे इंप्रूवमेंट होते ही नहीं थे। ठीक है? हालाँकि मैंने ऑलमोस्ट 10 घंटे पढ़े हैं मेंस में पिछली बार, लेकिन मुझे इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। द रीज़न इज़ कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन मैं अपने वीकनेस पे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब तक आपका प्रीवियस मॉक्स एनालाइज़ ना हो, तब तक आपको नेक्स्ट मॉक में जंप नहीं करना है। आपको ये लग रहा होगा कि आपके मॉक्स काफ़ी कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, आप 3 दिन में 1 ही मॉक दे पा रहे हो, वो भी काफ़ी है। जितना आप एनालिसिस कर पाओ, आपको उतने ही मॉक्स लगाने हैं। ठीक है? थर्ड चीज़ ये है कि आपको मैथ्स का रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट स्किप नहीं करना है। आपको मैथ रीजनिंग में स्पीड चाहिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ आपसे। आप मैथ रीजनिंग के डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चौथी चीज़, आपको कंप्यूटर और टाइपिंग को इग्नोर नहीं करना है। कंप्यूटर और टाइपिंग बहुत ईज़ी है, ठीक है? आप ईज़िली इसे क्वालीफाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान अभी से नहीं देते हो, तो आपके लिए काफ़ी बर्डन बन जाएगा लास्ट में ये, ठीक है? एंड काफ़ी बच्चे टाइपिंग में फेल होते हैं, काफ़ी बच्चे कंप्यूटर में फेल होते हैं, तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट, सारा आपका हार्ड वर्क, सारा पानी में चला जाएगा। आपको अभी से कंप्यूटर पे भी, टाइपिंग पे भी इक्वल ध्यान देना है एंड एटलीस्ट उस लेवल तक पहुँचा देना है अपने आप को, जहाँ से आपका ये ईज़िली क्वालीफाई हो जाए। ठीक है? कंप्यूटर के लिए तो मैंने सोर्सेज़ इस वीडियो में बता दिया है, लेकिन टाइपिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा, जिसमें मैं टाइपिंग के लिए पूरा बेसिक्स से लेके एडवांस तक कैसे आपको टाइपिंग सीखनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ आपको बता दूँगा। ठीक है? एंड लास्ट, कि डोंट अटेम्प्ट प्रीलिम्स सेक्शनल मार्क्स इन मैथ्स फॉर स्पीड। अभी काफ़ी बच्चे ये गलती करेंगे कि उन्हें मैथ्स में स्पीड लाने के लिए, रीजनिंग में स्पीड लाने के लिए प्रीलिम्स के सेक्शनल मार्क्स देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। वहाँ पे जो मार्क्स के क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के, वो ईज़ी हैं एज़ कम्पेयर टू मेंस। आपका हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए, लेकिन आपका कंसेप्ट इंप्रूव नहीं होगा। आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है, जो स्टैंडर्ड है, वो प्रीलिम्स का ही रह जाएगा, वो मेंस का नहीं बन पाएगा। ठीक है? बेटर है, जो मैंने पहले बताया, कि आप फुल मार्क्स से सेक्शनल मार्क्स निकाल लो एंड देन उसे मैथ रीजनिंग के लिए अटेंड कर लो। वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स के मार्क्स लगाना। आपको स्पेसिफिकली अभी मेंस पे ही फोकस करना है, अच्छे क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है। अच्छे क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आप हार्ड क्वेश्चंस लगा रहे हो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगा रहे हो। अच्छे क्वेश्चंस का मतलब ये है जिसमें अच्छे कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, जो आपको नहीं आता है या फिर जो आपका वीक एरियाज़ है। आपको ज़्यादातर उन क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है? आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ टाइपिंग का एंड अपना डे वाइज़ शेड्यूल का, मंथ वाइज़ शेड्यूल का, उसमें वो सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर दूँगा। तो जो भी मेरे मन में डाउट्स थे, ठीक है, सीजन मेंस को लेके, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने की ट्राई करी है एंड आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इससे। अगेन मैं आपसे एडवाइस करूँगा कि कोई भी आप मेंस बैच मत लेना, अपनी खुद की एनालिसिस करो, अपनी वीकनेस पे काम करो। अगर आपका कोई वीक एरिया है, तो उसके वीडियो ज़रूर देख लो आप, लेकिन आप पूरा मेंस बैच देखना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैथ्स के लिए मैंने सोर्सेज़ बता दिए, रीज़निंग के लिए सोर्सेज़ बता दिए, जीएस के लिए सोर्सेज़ बता दिए, कंप्यूटर के लिए सोर्सेज़ बता दिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स होता है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ, मॉक एनालिसिस के साथ-साथ टाइपिंग की और डे वाइज़ एंड मंथ वाइज़ शेड्यूल मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।